नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र में सत्ताधारी दल एनडीए की अगुवाई करने वाली बीजेपी। अब बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, यह आने वाले दिनों की राजनीति का एक बड़ा सवाल है। अब आप में से बहुत लोग कह सकते हैं भाई तय करने दीजिए बीजेपी को, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तय कर लेंगे। पर यह सवाल इतना सरल भी नहीं है। देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, इसमें बहुत सारे पेच हैं। दरअसल मौजूदा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वो एक्सटेंशन पर हैं। इस साल जून में जब लोकसभा के नतीजे आए तब उनका कार्यकाल खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नतीजे मुफीद नहीं थे। बीजेपी को लगा झटका, जोर का झटका। धीरे से 370 पार करने वाली अपने दम पर और 400 पार एनडीए ले जाएगा सीटें कहने वाली बीजेपी अपने दम पर बहुमत भी नहीं ले पाई। और उसके बाद कुछ राज्यों में चुनाव भी होने वाले थे, जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। तो यह झटका कहीं जलजले में तब्दील ना हो जाए, तो बड़ा फैसला अभी रोक लिया जाता है। क्या उसी के चलते बीजेपी ने थोड़ा और वक्त दे दिया जगत प्रकाश नड्डा को। अब नतीजे तो आ गए हैं, तो अब बीजेपी तय करेगी अपना अध्यक्ष। पर इसमें एक और पर आ गया है, और पर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका। बीजेपी और संघ के रिश्तों में कुछ तलखी है। यह ठीक लोकसभा चुनाव के दौरान जगत प्रकाश नड्डा ने एक बयान देकर कह दिया कि हम पहले अक्षम थे, अब सक्षम हो गए, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं। पर अब जो ये नतीजे आए हैं, खास हरियाणा और महाराष्ट्र में, आरएसएस ने बता दिया क्या, हमारे बिना तुमसे ना हो पाएगा। और अब आरएसएस के हाथ में ही रिमोट कंट्रोल फिर से आ गया है क्या। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ऐसे में बड़े चेहरे कौन हैं जो इस रेस में हैं, ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण और अहम सवाल हो जाता है। आप अपनी राय, अपने सुझाव और अपने सवाल लेकर तैयार हो जाइए। 7303622833 पर भेजिए। बीजेपी का अब नया अध्यक्ष कौन होगा, और यह सवाल इसलिए है क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा अध्यक्ष तो हैं, 2019 में वो कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, और फिर 20 जनवरी 2020 को बाकायदा अध्यक्ष बने। 3 साल का अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन इसे एक्सटेंड किया गया, और वो एक्सटेंशन इन्हें मिली जून 2024 तक कि भाई लोकसभा के चुनाव हैं वो भी पूरे कर लिए जाएं, और 370 तो हमारे आ ही रहे हैं। और एग्जिट पोल्स ने भी कह दिया कि भाई 370, 400 पार है एनडीए, तो बम बम थी बीजेपी अपने विजयी चुनावी रथ पर पूरी ऊर्जा के साथ, बुलंद हौसलों के साथ वो सवार थी। लेकिन स्पीड ब्रेकर आ गया बीच में, जबरदस्त ब्रेक लगा, मोमेंटम छूटता दिखा, रुकता दिखा बीजेपी का। बीजेपी 240 सीटें ही ले पाई, बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम, और बैसाखियों की जरूरत पड़ गई। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के रूप में 2 बड़ी बैसाखियों की बात कर रहा हूं मैं। और तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ तो ली नरेंद्र मोदी ने, लेकिन यह तीसरी बार जो सरकार बनी, ये मोदी 3.0 की जगह एनडीए 3.0 बनकर आई, क्योंकि यहां पर बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ले पाई थी। तो अंदर खाने चर्चा हुई, भाई ये क्या हुआ। और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका अहम हो जाती है। और 4 जून को चुनावी नतीजे जो आए, वहीं सिलसिला नहीं थम रहा था। मुंह बाए खड़े थे 4 राज्यों में चुनाव, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। तो अंदर खाने से खबरें यह आई कि भाई यहां पर भी
अगर मोमेंटम इसी तरह से झटका खा गया, खुदा न खास्ता कहीं कोई हार हो गई, तो नए अध्यक्ष के लिए यह अच्छा मुहूर्त नहीं होगा, अच्छा शगुन नहीं होगा। अभी डोंट अपसेट द एप्पल कार्ट सो एज टू से। अभी जो चीज चल रही है उसी को और दुरुस्त करके आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो थोड़ा और वक्त दे दिया गया जगत प्रकाश नड्डा को। अब जगत प्रकाश नड्डा ने दरअसल ठीक चुनाव के बीच अप्रैल के महीने में एक बयान भी दे दिया था। इंडियन एक्सप्रेस अखबार को यह बयान दिया गया था, 18 अप्रैल वो तारीख थी, जिसमें जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि पहले हम अक्षम थे, हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम हैं। अब ये यूं ही अनायास ही शब्द तो नहीं निकले, और निकल भी जाएं तो बयान में मरम्मत करने, रफू करने वाला बयान अगले दिन आ जाता है कि नहीं नहीं मेरे मायने ये नहीं थे, ये गलत अर्थ निकाला गया है, शब्दों का अनर्थ कर दिया वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अब जगत प्रकाश नड्डा अध्यक्ष होने के बावजूद अपने आप तो ये बयान नहीं दे सकते, तो क्या इसमें बीजेपी, जिसमें दो सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, उनकी कोई रणनीति भी थी कि भाई ओवर डिपेंडेंस हर चीज में, आरएसएस वो तो सामाजिक और सांस्कृतिक एक संगठन है, उनको वहीं रहने दिया जाए, हम अपना काम खुद देख लेंगे। क्या यह संदेश, संकेत देने की भी कोशिश की जा रही थी? सियासी गलियारों में, राजनीतिक हल्के में यह चर्चा बड़ी तेजी से बढ़ी। अब चुनाव 4 राज्यों में होने थे, पर चुनाव आयोग अपने लॉजिक से भी काम करता है, तो चारों राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, और हरियाणा में जहां तमाम जानकार और एग्जिट पोल, फिर से उन्होंने गच्चा खाया, और पत्रकार सब जो आकलन कर रहे थे कि बीजेपी तो हारेगी हरियाणा में, वहां पर हार के मुंह से जीत खींच लाए बीजेपी, इतिहास रच दिया, लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का हरियाणा में। जम्मू कश्मीर हार गए, लेकिन बड़ी खबर, हरियाणा बन गई। और फिर आए महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव, और महाराष्ट्र में जहां 122 सीटों से ऊपर कभी बीजेपी अपने दम पर नहीं ले पाई थी, वो 132 पर पहुंच गई। 288 में से 235 सीटें, अप्रत्याशित मैंडेट, चारों खाने चिट कर दिया महाविकास अघाड़ी को, पटक दी उनकी गाड़ी, पटखनी दे दी, एनडीए के गुब्बारे से हवा निकलती दिखाई दी। बावजूद इसके कि झारखंड इंडिया जीत गया, पर राजनीतिक अहमियत महाराष्ट्र की थी। अब इस कहानी में एक सब प्लॉट था। बीजेपी की तो फिर से वो जो माथे पर शिकन की लकीरें थी, चिंताएं थी, वो चेहरा जो लटक गया था 4 जून को, वो धमक फिर से दिखाई देने लगी। वो कदमों में जो वो तेजी होती है, स्प्रिंग इन द स्टेप्स सो एज टू से, वो दिखाई देने लगा। पर इसमें एक कहानी ये भी हुई, साथ साथ आरएसएस सामने आया। आरएसएस कभी सीधे सीधे किसी भी जीत का सेहरा नहीं बांधता दिखता है अपने सर पर आरएसएस ने कहा देखिए हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हरियाणा में, महाराष्ट्र में तो 1.25 लाख सभाएं हमने की, और देखिए नतीजे आपके सामने हैं। तो आरएसएस दरअसल क्या ये कह रहा है कि देखिए हम जो बताएं, जो हम कहें वही सही, उसको मान लीजिए। और देवेंद्र फडणवीस, उनका मुख्यमंत्री बनना क्या उसी ओर इशारा भी करता है? एक खेमा बीजेपी के अंदर देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने को लेकर अड़चने लगातार पैदा कर रहा था, पर समंदर तो लौट आया है, देवा भाऊ बन गए मुख्यमंत्री। तो अब
किसका नंबर आएगा और इसमें आरएसएस की चलेगी या दिल्ली से तय होगा कि बीजेपी की कमान किसे दी जाए। अब इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान एक नाम है। अब तजर्बे, वरिष्ठता, सांसद भी रहे हैं, विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और पिछड़े समाज से आते हैं। तो मनोहर लाल खट्टर भी हैं, मुख्यमंत्री वो भी रह चुके, 9 साल 118 दिन पुराने संघ के कार्यकर्ता। धर्मेंद्र प्रधान शांति से साइलेंटली वो काम करते रहते हैं पार्टी के लिए। भूपेंद्र यादव एक और चेहरा, कई चेहरे हैं। तो किस पर दांव लगेगा और इसी में अंदाजा भी लगेगा कि पावर सेंटर परिवार के अंदर, मैं संघ परिवार की बात कर रहा हूं, कहां जाकर टिकता दिखाई दे रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और क्योंकि अध्यक्ष पद की रेस है तो बीजेपी अध्यक्ष की रेस जाना पहचाना चेहरा या नया फेस, और खट्टर, चौहान या प्रधान, बीजेपी की किसे कमान। और चर्चा में मेरे साथ आज सिर्फ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लोग जो लगातार ट्रैक करते आए हैं बीजेपी को, राष्ट्रीय राजनीति को भी, और 4 उनमें से स्टूडियो में मौजूद हैं। केजी सुरेश आ गए हैं, मेरी सहयोगी हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद, विनोद अग्निहोत्री हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार विनोद शर्मा, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं, और इस पैनल में सबसे युवा, अब मैं औरतों की एज ना बताता हूं ना मैं जानना चाहता हूं, तो आई डोंट नो, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि सबसे युवा मेरे अलावा कोई इस पैनल में है तो वो आदेश रावल हैं। पर मेघा, अध्यक्ष का चुनाव, इसमें यह भी किसी पॉट बॉयलर से कम नहीं होने वाला है क्या? आप बॉम्बे से अभी लौटी हैं, मुंबई से, मुंबई नगरी से, यहां पर भी ये एक पूरा थ्रिलर, उसकी तैयारी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब नया जो पटकथा कहां से लिखी जा रही है फिर? दिल्ली से लिखी जा रही है कि नागपुर से? सही कहूं तो जितना मैं समझती हूं संदीप जी, इस बार तो समन्वय होना पड़ेगा पार्टी के बीच में भी और आरएसएस के बीच में। इस बार मुझे नहीं लगता है, और जितनी बातचीत मैंने की है हमारे कैबिनेट में जो बिल्कुल टॉप के मंत्री लोग हैं, जिनसे मेरी खुद की बातचीत हुई है 1 to 1 इस मामले के ऊपर, उससे समझ रही हूँ, और आरएसएस के टॉप फंक्शनरी से जो मेरी इस मामले के ऊपर थोड़ी भी चर्चा हुई है, उन सारी जानकारियों के बेसिस पर मैं आज अभी आपको जवाब ये दे रही हूँ कि इस बार पूरी बातचीत पार्टी और आरएसएस के बीच में होगी। जितनी डिस्कशन की ज़रूरत है होगी, सारे इश्यूज़ को थ्रैश आउट किया जाएगा, उसके बाद ही फाइनल नाम की घोषणा की जाएगी। इस बार देखिए, हम पिछले 10 साल की ही बात देखते हैं। राजनाथ जी के बाद, नितिन गडकरी जी के बाद, राजनाथ जी के बाद अमित शाह जी का 2 टर्म था, उसके बाद नड्डा जी आए और अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे आपने कहा संदीप जी कि जून में ही खत्म हो जाना चाहिए था कार्यकाल नड्डा जी का, पर मैं आपको ये बताती हूँ कि उस वक्त नड्डा जी, हम कुछ पत्रकारों से भी मिले थे और उस वक्त ही उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि अभी पार्टी का ऐसा मानना है, ये सोच है पार्टी की कि आने वाले 3 राज्य के चुनाव जो हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र हैं, उन पर हमारा फोकस होना चाहिए, और यही वजह है। वहां पर नैया डूब गई और बुरी खबर आ गई तो नए अध्यक्ष के लिए तो उन्होंने ये कहा था, शुरुआत गलत हो जाती ना। मैं आपको ये बता रही हूँ, नहीं वो तो कहेंगे, वो तो थोड़ा बहुत वो पोस्चरिंग है। पोस्चरिंग नहीं, उन्होंने ये कहा था कि पार्टी को ऐसा लगता है कि फोकस अभी इन राज्यों पर होना चाहिए। पार्टी थोड़ी हिली हुई थी ना उस वक्त, कह सकते हैं आप, नंबर जैसे आए थे, लेकिन वो अपना फोकस नहीं हटाना चाहते थे इन तीनों राज्य के इलेक्शन और चुनावों से ठीक पहले, ये जून को छोड़ दीजिए, हरियाणा हाँ। और जम्मू कश्मीर के चुनाव से ठीक पहले एक बैठक भी हुई, संघ के लोग गए, और मुझे थोड़ी
दिलचस्पी इस पूरे घटनाक्रम में भाई बैठकें होती रहती हैं। बैठक हुई राजनाथ सिंह के घर पर, देर रात तक वो चली, जिसमें जानकारी मुझे जो मिली, अब आप उसकी तस्दीक कीजिए। बातचीत हुई अध्यक्ष पद को लेकर, तो मेरी जितनी जानकारी है, ऑब्वियसली आपकी ज्यादा जानकारी है बीजेपी के अंदर क्या होता है, वो ऐसी बैठक तो अमित शाह के यहाँ होनी चाहिए थी। राजनाथ सिंह अचानक कैसे आ गए बीच में? वो क्यों डिसाइड किया गया राजनाथ जी का घर, ये शायद मैं इसका पूरा जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी अभी, क्यों राजनाथ जी का घर डिसाइड किया गया। मतलब इससे थोड़ी सी आईब्रोज तो रेज होती है ना। संदीप जी देखिए, इसमें जो फाइनल डिस्कशन या फाइनल मीटिंग होनी है वो अभी बाकी है। मुझे बहुत क्लियरली, पर जमीन जो तैयार हो रही है थोड़ी सी अलग हो रही है। मुझे लगता है यूं समझें कि आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो फाइनली बैठेंगे और ये डिस्कशन, दोनों साइड से नामों की पेशकश की जा चुकी है संदीप जी। अभी तक नाम तो अभी फ्लोट हो ही रहे हैं, ये डिस्कशन में क्या क्या नाम अभी उस पर आते हैं, वो दर्शकों का हम थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट बनाए रखेंगे, उसमें तो जाएंगे। मैं ये कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कंप्लीटली आरएसएस को ऑन बोर्ड रखेगी। उनका क्या सोचना है, उनका मन क्या है, वो किसे चाहते हैं, उसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाएगी और तभी फाइनल नाम पर ये पहुंचेंगे। 18 अप्रैल को दिया गया जगत प्रकाश नड्डा का ये बयान कि अब हम सक्षम हो गए हैं, पहले हम अक्षम थे, एक फॉल्स स्टेप हो गया था क्या? और उससे पावर डायनामिक्स संघ और बीजेपी के बीच अब वो फिर से संघ के हाथ में कमान जाती दिख रही है क्या? संघ के हाथ में पूरी कमान जाती हुई दिख रही है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। मैं कहूंगी कि इस बार आप समझिए कि 50-50 दोनों साइड से हैं और दोनों ही अपनी बातें रखेंगे और शायद अकोमोडेट कर एक फाइनल नाम पर एक टाइम ऐसा भी आता दिखा था कि भाई बीजेपी वो कह रही थी, संघ को बता रही थी कि हम अपना संभाल लेंगे, राजनीतिक पहलू हमें तय करने दीजिए। उस चीज को अब वो 50-50 आ गया। जी, ये वो 50-50 आ गया और इस चीज को अब समझने की जरूरत है। देखिए जो परिणाम हरियाणा में आए हैं और खास करके महाराष्ट्र में आए हैं, उससे आरएसएस ने एक बात तो साबित कर दी कि जब वो जमीन पर पूरी ताकत के साथ उतरते हैं तो मैंडेट ऐसा होता है जिसकी किसी ने देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनाया जाना भी इस बात की तस्दीक कर रहा है, करता है कि आरएसएस की से है और उनकी सुनी जा रही है। ये भी मैं आपको कहूं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी एक ऐसे नेता हैं जिसे प्रधानमंत्री बहुत पसंद करते हैं। तो आप पर एक धड़ा दूसरा भी है जो नहीं पसंद करता। प्रधानमंत्री इस सरकार के सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, पार्टी के सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, सबसे शीर्ष के नेता हैं, वो देवेंद्र फडणवीस को पर्सनली बहुत पसंद करते हैं। देवेंद्र फडणवीस जब 2014 में नियुक्त किए गए थे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, तब भी उस वक्त भी बोला गया था कि प्रधानमंत्री के पर्सनल पिक हैं देवेंद्र फडणवीस। और ऑल्सो उस वक्त पूरी सर्वे करवाई गई थी महाराष्ट्र में कि सबसे पॉपुलर नेता कौन है, इस बार भी करवाया गया और सबसे नाम जो सबसे ऊपर आया वो देवेंद्र फडणवीस का था। जो गैप दूसरे नंबर पे जो थे वो बहुत लंबी थी। देवेंद्र फडणवीस, हाँ हुई थी चीजें, पर चीजें अब वापस ठीक हो गई हैं, देवेंद्र फडणवीस के लिए ठीक हो गई है। केजी सुरेश, एक सेकंड, केजी सुरेश, तो अब ड्राइवर सीट, वो कहते हैं ना कि गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी अब संघ ने ले ली है बीजेपी और संघ के रिश्तों में। जो संघ को जो बेहतर करीब से जानते हैं, देखिए संघ क्या है, ये जो स्वयंसेवक और प्रचारक जो गए हुए हैं विविध संगठनों में, वही है संघ, कोई अलग नहीं है सर। तो इसलिए जब नरेंद्र मोदी भी वहाँ जो है वो संघ को ही रिप्रेजेंट करते हैं, कोई अलग नहीं है, संघ में प्रचारक रहे हैं वो, है ना। और सेम चीज़ है बाकी जितने भी सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं, एक समन्वय का एक सिस्टम बना हुआ है। एक आपका संघ में भी एक सह सरकार्यवाह को ये जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेशन करने का। बीएल संतोष साहब जो है, बीएल सर एक आध स्टेटमेंट, एक बहुत बड़े ये ऐसे रिलेशनशिप को कोई स्टेटमेंट नहीं डिस्टर्ब करता है। ये सब वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम्स है, वो इसके वजह से मीडिया में भले कुछ भी दिखा दें, लेकिन रियलिटी ये है कि एक समन्वय हमेशा से रहा है, उसके लिए कुछ मैकेनिज्म्स बने हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया इसलिए क्योंकि एक देखिए केजी भाई, राजनीति अगर इतनी सरल होती, इतनी नैतिक होती, इतनी ईमानदारी से होती तो उसे राजनीति थोड़ा कहते। अब कई चीजें हो रही हैं, कई धाराएं बह रही हैं,
अब इतने बड़े एक मिनट दुनिया के सुनिए सबसे बड़े राजनीतिक दल में सवाल तो कुछ थोड़ी कुछ तो भूमिका- गुट तो होंगे। थोड़ी तो भूमिका बनने दीजिए ना, रुकिए तो थोड़ा सब्र तो करिए। 26 अगस्त को योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। 6 अक्टूबर को, 26 अगस्त 6 अक्टूबर को सरसंघचालक बाकायदा, वो स्टैम्प पेपर कुछ नहीं होता, ये हमारे एक और वरिष्ठ पत्रकार है, राकेश भाई के शब्द चुरा रहा हूं, स्टैम्प पेपर को नोटराइज जब तक ना किया जाए, उस बयान को नोटराइज किया सरसंघचालक ने। और 31 अक्टूबर को, क्रोनोलॉजी समझिए, प्रधानमंत्री बयान देते हैं, एक हैं तो सेफ हैं। प्रधानमंत्री अलग बयान दे रहे थे, संघ ने नोटराइज कर दिया योगी आदित्यनाथ के बयान को। वो योगी आदित्यनाथ जिनकी कुर्सी पर तलवार लटका रखी थी, केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक अलग अलग बयान दे रहे थे, और सरकार से ऊपर संगठन होता है वगैरह वगैरह वगैरह। नोटराइज करके योगी इज बैक इन द बिजनेस, मजबूत हो गए हैं। और जो मैं मेघा से ऐसे ही नहीं पूछ रहा था, उधर देवेंद्र फडणवीस जो एक धड़े को नहीं है पसंद, योगी आदित्यनाथ को भी एक धड़े नहीं है पसंद। ये संयोग थोड़ा है, सारी बातें, कुछ धाराएं मिल रही हैं ना केजी भाई। सर लार्जर पिक्चर क्या है? वही तो ढूंढना चाह रहा हूं। हाँ, है ना, बड़ा पिक्चर तो आप वही समझिए तो ना। जानना चाह रहा हूं। जो मेघा जी ने कहा, हाँ। देवेंद्र फडणवीस सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो नागपुर के पसंदीदा है, क्योंकि वो वहां के लोगों के पसंदीदा हैं, लोकप्रिय हैं। वो ही वॉज द टॉलेस्ट बीजेपी लीडर इन महाराष्ट्र। इसलिए कौन पूछता बीजेपी? मतलब आप मुझे बता रहे हैं मोहन यादव टॉलेस्ट लीडर था तो मुख्यमंत्री बना दिए गए मध्य प्रदेश के, या भजन लाल शर्मा या विष्णु साय? नहीं, इसलिए अब नहीं, मैं फडणवीस इतना भी नादान नहीं मैं हूं। फडणवीस की बात कर रहा हूं। हाँ। आपने फडणवीस अच्छा, की बात ये करी। अब ये थोड़ा कि वो टॉलेस्ट वहां थे, तो राजस्थान में टॉलेस्ट को बना दिया क्या? नहीं, देखिए, आप जानते हैं उसको लेकर काफी वही तो मैं फैक्शनलिज्म समझना था। चाह यहाँ रहा तो हूं। ऐसा कोई फैक्शनलिज्म था नहीं महाराष्ट्र में। अच्छा, फैक्शनलिज्म नहीं था। फैक्शनलिज्म कहाँ था? ओह, आप बताइए ना। फिर मैं इतनी ईमानदार, इतनी नैतिक होती राजनीति, विनोद तावड़े वो कहां से पकड़े जाते हैं और कैसे पकड़े जाते हैं, अब राजनीति के अंदर तो बहुत कुछ होता है। देखिए, आप अगर यू आर मिसिंग द बस, अगर अच्छा, आप I am missing the bus. अगर आप ये कहेंगे कि ये आपसी समन्वय के साथ ही सारा काम होता है। समन्वय स्थापित हो गया है, आप ये कह रहे हैं इस बार? हमेशा से रहा है। हमेशा से रहा है। विनोद शर्मा, हमेशा से समन्वय रहा है या अब समन्वय मजबूरी है, अब संघ की बात जरूरी है, यह संघ ने स्थापित कर दिया है बीजेपी के सामने? अनम्यूट कीजिए प्लीज विनोद। नहीं नहीं, अभी आई नहीं आपकी आवाज। हाँ, अब आने लगी। हाँ, देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, और खासकर दो संस्थाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। आप याद कीजिए कि यूपी के मुख्यमंत्री पद के लिए पहली चॉइस क्या थी? जो आज के दिन कश्मीर में कार्यरत है, वही थी ना। बिल्कुल, मनोज सिन्हा। लड्डू फूट रहे थे केशव प्रसाद मौर्य के मन में भी, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। और जो योगी जी जो अपने झंडे पे इलेक्शन लड़ते थे, वो मुख्यमंत्री हो गए, फिर दूसरी बार हो गए, चाहे तीसरी बार भी हो जाए, और प्रधानमंत्री पद के भी उम्मीदवार हैं। तो पॉलिटिक्स में कुछ परफेक्ट नहीं है, गेम ऑफ पॉसिबिलिटी है। मेरा यह मानना है कि आपने जो नाम बताए हैं, खट्टर साहब ठीक है, शिवराज जी को छोड़ दीजिए। शिवराज जी कभी अध्यक्ष नहीं बनेंगे जब तक दो मुख्य अधिकारी केंद्र में हैं। और जो फडणवीस साहब हैं, उनको मुख्यमंत्री पद भी उनके लिए मान लिया गया, इसलिए कि कुछ लोग नहीं देखना चाहते उनको पार्टी अध्यक्ष, बाहैसियत पार्टी अध्यक्ष। आप, मैं पहले रोकना चाहूंगा, 1 सेकंड का पॉज चाहूंगा विनोद। आप कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान नहीं बन सकते, टॉप 2 को पसंद नहीं है, क्या मतलब इज ही टिकिंग द राइट बॉक्सेस कि भाई इतना लंबा तजुर्बा मुख्यमंत्री के तौर पर, वो सांसद भी रहे हैं, वो रिलेटिवली यंग हैं, 65 साल हो गई वैसे उम्र, और वो पिछड़ी जाति से भी आते हैं, तो कहीं 29 के लिए बहुत बड़ी ताकत ना बन जाए तो क्रॉस लग गया उनके नाम पर।
जी हाँ, अक्सर कहा जाता है, वो एक प्रोवर्ब बन गई है, द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया नेवर हैड। ये पृथ्वीराज ऐसे कौरव हैं। एक सेकंड, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के दर्शक हैं हमारे, वो यही बात कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी कभी अध्यक्ष नहीं बनाएगी, उनकी राजनीति तो कृषि मंत्री बनकर खत्म की जा रही है, बनाकर खत्म की जा रही है। आपने केजी सुरेश कह रहे थे फडणवीस बड़े पॉपुलर है, इलेक्शन भी जीते हैं, उनके तत्वावधान में बीजेपी के टॉलेस्ट लीडर हैं। तो शिवराज सिंह चौहान टॉलेस्ट नहीं थे क्या मध्य प्रदेश इलेक्शन के बाद? नहीं थे तो बता दे हमें। इलेक्शन तो उन्हीं के नाम पे जीता गया था ना। तो अंततोगत्वा होता क्या है कि एडजस्टमेंट बड़ी जरूरी होती है, और केंद्र में मैं ये मानता हूं कि जो भी अध्यक्ष बनेगा वो वैसे ही होगा जैसे किसी आपकी मुख्यमंत्री बेट किस को। पर है? आपके देखिए हिसाब मेरी से बात, कौन फ्रंट रनर है इस वक्त? अगर ये 4 नाम तक सीमित रखें अपने आप को हम लोग, तो खट्टर साहब, धर्मेंद्र प्रधान और यादव साहब, भूपेंद्र यादव, इन तीनों में से एक बनेगा। जहां तक इनकी एक्सेप्टेबिलिटी कुछ लोगों को केंद्र में है, उसकी बात पे अगर हम रहे तो। ठीक है, एक मिनट, अब यहां पर सर हिला रही है मेगा, मैं आपको वही ट्रिगर आप दीजिए। अभी तो और वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, आपकी जानकारी क्या है? जानकारी तो सच में संदीप जी इस बारे में किसी को नहीं नहीं, है। नाम तो तय किए जा रहे हैं ना, चर्चाएं चल रही हैं, कौन सबसे तो ऊपर चल रहा है? देखिए, अगर जैसे उन्होंने कहा कि अगर इन 4 नामों में ही सीमित रखेंगे तो शायद, और मुझसे आप पूछ रहे हैं, तो मैं अपनी उंगली में रखूंगी धर्मेंद्र प्रधान पर। मुझे लगता है कि इन 4 में से अगर कोई नाम रेस करता हुआ आगे जाएगा तो वो धर्मेंद्र प्रधान का है। 2-3 बातें हैं यहाँ पर। जिस तरीके से हरियाणा में हारी हुई पार्टी को उन्होंने जितवाया है, हारी हुई बाजी जितवाई है, इसमें कोई शक नहीं। हारी हुई बाजी, और किस तरीके से जितवाई है, बाजीगर साबित हुए। वो बाजीगर फिल्म का डायलॉग उन पे काम धर्मेंद्र प्रधान जी को पिछले हरियाणा के चुनाव, जब चुनाव होने वाले थे उसके पिछले 2 महीने से बहुत क्लोजली ट्रैक कर रही थी मैं, और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है हरियाणा में, मतलब ये मैं थोड़ी जानकारी यहां पर हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों। 55 साल की उम्र है धर्मेंद्र प्रधान की। 2000 में वो उड़ीसा में विधायक बने, राष्ट्रीय सचिव बन गए 2002 में, 2004 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, पहली बार लोकसभा सांसद बने 2004 में। 2-3 चीज जो मैं कहना चाह रही थी, पहले तो हरियाणा की जीत नंबर 1, दूसरी उनकी कार्यशैली इस तरीके से है ना, सर नीचे करके काम करने वाले धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसे नेता हैं, आप ज्यादा आवाज नहीं सुनेंगे उनके आसपास, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसके बोलने पे कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ये सारी जानकारी उन्हीं के आसपास बनाया गया उड़ीसा में जबरदस्त जीत के बावजूद। मैं आ रही थी, पहले ही जमीन तैयार हो रही थी। मैं आ रही थी उस बात पर कि देखिए वो खुद से बोले ना बोले, लेकिन मैं उनको बहुत समय से जानती हूँ और कई बार उनके साथ उड़ीसा में भी शूट किया है, यहाँ पर भी किया है, और काफी अच्छे से मैं उन्हें जानती हूँ। बीजेपी लीडरशिप प्लानिंग टू डू अ मनोज सिन्हा ऑन धर्मेंद्र प्रधान। मनोज सिन्हा जब मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए तो वहां उन्हें बताया गया आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी इंतजार कर रही है। ये बड़ी जिम्मेदारी अध्यक्ष होगी पार्टी की, ये तो मैं नहीं कह सकती। नहीं, मैं मनोज सिन्हा के संदर्भ में कह रहा हूं। तो ये यहाँ पर धर्मेंद्र के लिए भी, देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी बोले या ना बोले, लेकिन इतना तो मैं समझती हूँ कि उनकी चाह जरूर थी कि वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने, और जितना एक्टिवली उन्होंने वहां पे काम किया तो he was the obvious choice. He was one of the, no, I will not say he was the obvious choice. That the party never took that stand. कभी भी पार्टी ने उनके नाम पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। देखिए जैसे देवेंद्र फडणवीस जी के लिए एक एंडोर्समेंट थी, प्रधानमंत्री ने अपने स्पीचेस में भी एंडोर्स किया था, अमित शाह जी ने भी एंडोर्स किया था किसी ना किसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी को। ये एक ऑब्वियस चॉइस लग रहा था महाराष्ट्र में, ये नहीं था, ये कहानी उड़ीसा में नहीं थी। लेकिन इसमें एक और पहलू है ना। अब धर्मेंद्र, आपके हिसाब से कौन बनने वाला है राष्ट्रीय अध्यक्ष? मेरे हिसाब से तो पहली बात तो यह है कि इस समय कौन अध्यक्ष बनेगा इसका हिसाब लगाना हम सबके लिए मुश्किल है, जैसा मैंने ने कहा। लेकिन मेरी जो थोड़ी बहुत जानकारी है उसके हिसाब से इन 4 नामों में कोई नहीं है। इन 4 में से कोई नहीं ना। सरप्राइज एलिमेंट जो बीजेपी का शगल हो चुका है, उसका कारण बताऊं क्या? हाँ, कारण उसका ये है कि इस बार जो अध्यक्ष बनेगा, जो बात अभी मेधा कह रही थी, और सुरेश जी ने तो खैर बहुत ही कहा कि सब कुछ नैतिक है, सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ऐसा
मानते हैं वो राम राज्य में राम राजनीति राज्य है, हो रही मतलब है, हाँ। ऐसा होता नहीं है राजनीति में कभी भी। भगवान राम के टाइम में भी कहीं ने उनको 14 साल का बनवास दिलवा दिया था, तो वहां भी एक तरह से षड्यंत्र हुआ था राजमहल का। अभी केजी मुझे घूर रहे हैं अभी कि अभी आने दो, नहीं, मेरा नंबर तो मैं बताता वो- हूं तुम्हें। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव न धर्मेंद्र प्रधान ने जिताया है, न किसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिताया है, और संघ ने इसको ओन किया है, ओन पहली किया है, बार। जो नॉर्मली पहली बार नहीं करते हैं। और इसीलिए संघ जो है इस बार अध्यक्ष उसको बनाएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की सहमति तो हो उस पे, उनको इनवाइट नहीं करेगा वो, क्योंकि जो बीजेपी की प्रसाद सिंह प्रक्रिया है, है। नोएडा वासी ही हैं, जहां आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूं। वो एक दिलचस्प बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिलने के बाद मोदी और शाह की तो नहीं चलने वाली है, जाहिर है आरएसएस की पसंद का ही अध्यक्ष होगा। वही मैं कह रहा हूं कि आरएसएस की तरफ से इस बार ये होगा कि अध्यक्ष वो बने जो जिस पर आपत्ति मोदी और और शाह जो को ना हो। प्रसाद सिंह लेकिन कह रहे हैं वो लेकिन राजनीति को बहुत ही वो- साधारण चीज मान रहे। मोदी और शाह की नहीं चलेगी तो किसकी नहीं, चलेगी? नहीं, नहीं, बीजेपी सर, की। यही तो फाइनल मुहर सिर्फ आरएसएस लगाएगा नहीं तो नहीं नहीं, गलत, वो मैं गलत मैं होगा। जो बोल रहा हूँ कोई बात सुनिए। नहीं, वो अलग-अलग व्यूज हैं। मेरा देखिए, जब सुरेश बैठे हुए हम लोग उस समय कवर करते थे बीजेपी, अटल जी के जमाने में अटल जी, अडवाणी जी और संघ, ये तीन तय करते थे, और उसमें भी तीनों का वो लिया जाता था। और राजनाथ सिंह कैसे बने हम लोगों को मालूम है, गडकरी कैसे बने, वो सारी चीजें इतिहास है। लेकिन संदीप एक मिनट, हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि संघ की चॉइस वो होगी जिस पर नरेंद्र मोदी भी सहमत हो, लेकिन वो 100% यस मैन ना हो। ये ये चारों- आपकी बात से जुड़ा हुआ एक सवाल है। राहुल शर्मा ऋषिकेश वासी हैं, और आज हम ऋषिकेश का जिक्र भी कर रहे हैं। देखिए, यस मैन का जिक्र कर गोवा दिया जाने का प्लान बना रहे हैं फरवरी में। विनोद भाई, मैं कह रहा हूं नहीं, आपको ऋषिकेश या हरिद्वार जाना चाहिए। गोवा नहीं, मैं गोवा भी मेरे जाऊंगा, और- ऋषिकेश भी मेरे और जाऊंगा। अभय दुबे के लिए छोड़ देना चाहिए। पर सवाल जो है वो नया अध्यक्ष मोदी शाह का यसमैन और आरएसएस का बेहद करीबी होगा। मनोहर लाल खट्टर बनाए जा सकते हैं। संदीप भाई, आप चौंकेंगे जब वो नाम आएगा, और हम भी चौंकेंगे। पर यहां पर अभय दुबे, क्या दरअसल इसी बात की कश्मकश हम आने वाले दिनों में देखेंगे? मोदी शाह जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि जो वो कहें उसे ही सही मानने वाले अध्यक्ष, और आरएसएस चाहेगा नहीं, आरएसएस की बात को ज्यादा तरजीह और तवज्जो देता दिखाई दिए नया अध्यक्ष। देखिए, 4 जून के नतीजे के बाद जो प्रक्रियाएं चल रही हैं और संघ और भाजपा के बीच का समीकरण जो आकार ले रहा है, उससे मुझे लगता है कि कोई कशमकश या कोई रेस या कोई होड़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक अमित शाह के मन का उम्मीदवार है, एक मोदी के मन का उम्मीदवार है, एक संघ के मन का उम्मीदवार है, और उनके बीच में कोई मतलब हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि कोई होड़ चल रही है। भाजपा में वैसे भी इतिहास में आज तक कभी कोई चुनाव नहीं हुआ। हाँ। आज तक भाजपा के किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई चुनाव कभी नहीं हुआ है। कुछ बनावटी किस्म की प्रक्रियाएं नीचे चलाई जाती हैं, फिर उनके नाम पर और अध्यक्ष आंतरिक नियुक्त लोकतंत्र कर को लिया लेकर जाता है। कांग्रेस कभी पर नहीं सवाल हुआ। बीजेपी उठा हाँ, देती वो है, छोड़ दीजिए। अपने गिरबान यहाँ में तो झांकना भूल जाती है। 4 जून के बाद मुझे तो स्थिति ये लगती है कि संघ 2-3 नामों का एक कोई सेट उनको या तो दे दिया है संघ ने उन लोगों को पैनल जो सत्ता बना में है, के, पैनल बना के। हाँ, या दे देगा या दे दिया है, और उनसे कहेगा भाई इनमें जो आपको इस पैनल पसंद में हो चुन सबसे लीजिए, ऊपर उसी को हम नाम- बना देंगे, लेकिन पसंद सारी संघ की होगी पूरी की पूरी। तो उसमें क्या कुछ नाम जो आपको लगता है कि संघ क्या सुझाएगा? नहीं, ये जो नाम है आपके इसमें वो जाहिर है कि उनका जो मध्य प्रदेश के नेता हैं उनका नाम तो नहीं होगा, और मुझे खट्टर साहब का नाम भी नहीं लगता, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम वो और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के पर्याय हैं हरियाणा की राजनीति में। बाकी दोनों जरूर संघ की सूची में हो सकते हैं, बाकी दोनों नाम जो हैं, जैसा मेधा जी ने कहा है, उनका भी मौका हो सकता है, और यादव जी का भी मौका, उन्हें भी मौका मिल आदेश सकता है। ये और सब तो हो कुछ सकता है। कोई सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकते हैं। सीआर पाटिल का भी लोग जिक्र करते हैं, मराठा टिक भी करते हैं बॉक्स, और गुजरात से भी हैं, पर फिर अमित शाह भी और प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात, टोटल गुजरात डोमिनेंस भी हो जाएगी, या भूपेंद्र यादव जैसा शख्स भी, क्या वो भी रेस का हिस्सा हो सकते हैं? संदीप जी, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि देश की जो सबसे बड़ी 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजकल रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, दोनों तरफ से। दूसरा, जो आपने 4 नामों की चर्चा करी और उसके बाद आपने एक नाम लिया सीआर पाटिल का, ये बात सही है। देखिए कि शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, संघ का उनको आशीर्वाद प्राप्त है, उनका पोर्टफोलियो ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहेंगे। अगर उनको उनके प्रति इतनी चाहत होती दिल्ली लीडरशिप की, तो उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए रखते।
अब दूसरी बात मनोहर लाल खट्टर क्योंकि मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक, लेकिन वो प्रधानमंत्री की भी नज़दीकी हैं और संघ का भी उन्हें मतलब लाडला माना जाता है, तो वो एक बेहतर कंटेंडर हो सकते हैं, यानी वो भी एक संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान की और भूपेंद्र यादव की। भूपेंद्र यादव ने महाराष्ट्र जिताया, धर्मेंद्र प्रधान ने जिताया हरियाणा, दोनों ओबीसी नेता हैं, प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हैं, तो हालांकि शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी हैं। हाँ। तो क्या इस ओबीसी राजनीति पे, जिसको राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि ओबीसी की बात करते हैं, तो क्या बीजेपी अपने विरोधी राहुल गांधी की जो राजनीति है उसको टैकल करने के लिए ओबीसी राष्ट्रीय अध्यक्ष दे सकती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव में खास बात ये है कि ये ओबीसी की राजनीति को छुपाते नहीं है, दिखा के पुश करते हैं। ऐसे कई उदाहरण दे दूंगा मैं आपको, जहां भूपेंद्र यादव जाते हैं और किसी ओबीसी नेता या कार्यकर्ता या यादव के यहाँ कोई बच्चे का जन्मदिन भी है तो वो वहां भी चले जाएंगे, यानी आप दिखाते हैं और उस बात को पुश करते हैं। तो ये इनके क्रेडेंशियल्स हैं कि भाई कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता है। लेकिन इन सब के बीच में जब आप ये कहेंगे CR पाटिल, तो फिर बात आएगी कि तीनों जो बड़े लोग हैं गुजराती हो गए हैं। लेकिन इस बार ऐसा होगा कि संघ जो है वो ये चाहेगा, क्योंकि जो पिछले अध्यक्ष हैं नड्डा जी, जैसे मैंने कहा कि रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं यहाँ भी और कांग्रेस में भी, इस बार संघ ये चाहेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो प्रधानमंत्री का भी को भी स्वीकार्य हो और उनके साथ भी बात नहीं, यानी इसमें एक चीज, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके जहरीले जब हम प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह एक तरफ, यानी कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व एक तरफ और संघ एक तरफ, और उनके समन्वय की बात करते हैं, क्या हम दरअसल अभी भी आंशिक तस्वीर ही पेश कर रहे हैं? आरएसएस एक तरफ और उधर हम मोदी शाह की जोड़ी को साथ ना देखें। प्रधानमंत्री मोदी क्या किसी के लिए तैयार हो सकते हैं जिसके लिए अमित शाह तैयार ना हो, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की हामी ज्यादा जरूरी हो जाएगी? ये भी तो एक संभावना है। नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि अमित शाह किसी भी अपने ऐसी बात को आगे बढ़ाएंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी राजी ना हो। जो प्रधानमंत्री मोदी जिसका नाम देंगे, मुझे लगता है उसको इम्प्लीमेंट करने की भूमिका में अमित शाह आ जाते हैं, और वो उसको अच्छे से करते भी हैं। अमित शाह तो इतना ख्याल भी रखते हैं कि वो कहीं प्रधानमंत्री के साथ स्क्रीन तक शेयर नहीं करते। आपने देखा होगा जहां जहां वो आगे चल रहे होते हैं वो हमेशा उनसे पीछे चलते हैं। तो जो व्यक्ति कैमरे के सामने आके उनके साथ शेयर करना नहीं चाहता, तो वो उनकी बात को इम्प्लीमेंट करना ही उनकी प्राथमिकता है। ऐसा इस 10 साल के कार्यकाल को देख के मुझे लगता है। लेकिन मैं ये कह रहा था, अपनी बात पूरा कर दूं, यहाँ पर कि हम एक सेकंड, यहीं पर योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस का मजबूत हो जाना, ये भी तो एक फैक्टर अब प्ले इन कर रहा है बीजेपी की आंतरिक राजनीति में। करेगा ना ये अब फैक्टर हो जाएगा जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, ये तो आरएसएस ने अगले 20 साल की लीडरशिप तैयार कर दी बीजेपी के भीतर की, कि जब ये बात होती थी कि अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन, तो कोई ये नहीं कह सकता कि भैया अमित शाह भी हैं, योगी भी हैं और देवेंद्र फडणवीस भी हैं। ये 3 नेता इनके पास ऐसे हैं जिसमें से 2 के साथ आयु बहुत ज़्यादा है। अमित शाह की आयु 60 साल है, जो कि राजनीति में ज़्यादा नहीं मानी जा सकती। राजनीति में 60 साल को भी कोई मतलब युवा ही माना जाता है। अब यहाँ पर हमारे दर्शक हैं आदेश, ये एक और पहलू जोड़ रहे हैं। कुमार जयंत हैं, जयपुर वासी हैं, ये कह रहे हैं आरएसएस के अनुसार ही बीजेपी का नया अध्यक्ष बनेगा, जो यूपी में 2027 और 2029 लोकसभा चुनाव के लिए जीत का रास्ता तैयार करेगा। यूपी क्या इंपॉर्टेंट होगा, और ऐसे में क्या हम केशव प्रसाद मौर्य जैसे नाम को भी फैक्टर इन करते दिखाई दें? केजी सुरेश, देखिए, एक चीज आप मान के चलिए, ये मानना कि नागपुर से नाम जाएगा उसको दिल्ली मानेगी या दिल्ली से नाम जाएगा नागपुर, ऐसा नहीं होता है साहब सिस्टम में। ओके। ये बहुत क्लियर है कि जरूर नागपुर से मशवरा किया जाएगा और उसके बाद ये दोनों के लिए जो स्वीकार्य है और जो ये माना जाएगा कि ये संघ के हित को भी जो है, यानी कि उनके विचारधारा के अनुरूप भी काम करेंगे और जो बीजेपी की आवश्यकताओं हैं उसको भी पूर्ति करेंगे, ऐसे एक व्यक्ति पर जो है कंसेंसस होगा और इसमें कोई असहमति वगैरह का सवाल नहीं पैदा होता है। आपस में चर्चा होगी, व्यापक चर्चा होगी। हो सकता है क्या यूपी में झटका एक बड़ा फैक्टर था 240 पर रुक जाना बीजेपी का, और यूपी की वो जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम प्ले भी एक फैक्टर हो सकता है क्या? संदीप जी, यूपी और महाराष्ट्र ये दोनों बहुत बड़े फैक्टर थे इस बार के लोकसभा में,
और ये दोनों फैक्टर की वजह से 240 पर आकर भारतीय जनता पार्टी रुकी है। मगर ये कहना कि इसकी वजह से या तो महाराष्ट्र से होना चाहिए अध्यक्ष या यूपी से होना चाहिए अध्यक्ष, मुझे नहीं लगता कि पार्टी इन लाइंस पे सोच रही है। ठीक है, आकाश गुप्ता हमारे दर्शक हैं, ये पिछले वाली स्क्रीन लेकर आइए पीसीआर। आकाश जो हैं वो भी एक अहम सवाल पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस बार कोई ऐसा नाम आएगा जो दक्षिण में अपनी पकड़ रखता हो, जो आरएसएस का वफादार और नरेंद्र मोदी का करीबी हो। अब इस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, इसीलिए बीच में रोका। मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी कुछ देर से। एक शब्द है अंग्रेजी में, उसे कंसेंसस कहते हैं। इस बार जो भी होगा वो बीजेपी और आरएसएस का कंसेंसस कैंडिडेट होगा। इस बार मुझे लगता है अगर इस चीज में कोई भी एक बात पक्की है तो वो ये है कि आम सहमति होगी, सबकी सुनी जाएगी, आम सहमति होगी। ठीक एक है, तरफा एक सेकंड, ये अबे बात दुबे। एक तरफा हो ही नहीं सकती इस बार। पर दक्षिण भारत और दक्षिण एक कमजोर कड़ी तो है ही ना। साउथ ऑफ विंध्य पहाड़ों के दक्षिण में वो इलाका कमजोर कड़ी है। देखिए, भूगोल के लिहाज से अध्यक्ष किसकी नुमाइंदगी करेगा ये एक अलग बात है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब 4 जून का नतीजा आया था उस वक्त संघ की तरफ से क्या आलोचनाएं आई थी। मुख्य आलोचना ये थी कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो सरकार की स्कीमों का प्रचार करने में सीमित हो गया है। वो उस बड़े प्रोजेक्ट को, बड़ी हिंदुत्ववादी परियोजना को लेकर चलने वाला कार्यकर्ता नहीं रह गया है। वो केवल सरकार स्कीम बनाती है, भाजपा का कार्यकर्ता उसके लिए ढोल मजीरे बजाता है, भीड़ जमा करता है, केवल यही बन के रह गया। ये बहुत बड़ी आलोचना आई थी। तो संघ अब चाहेगा कि जो भी अध्यक्ष बने वो भाजपा को उस पैटर्न के ऊपर वहां ले जाए जहां पे संघ का कार्यकर्ता हिंदुत्व की परियोजना का एजेंट बने, उसका वाहक बने, ना कि सरकार की स्कीमों का ढोल मजीरा बजाता रहे। तो इसके लिए जरूरी है कि भाजपा का पुनर्गठन हो, राज्यों के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, गांव के स्तर पर। वो पुनर्गठन तभी होगा जबकि संघ की मर्जी का अध्यक्ष बनेगा, वरना पुनर्गठन नहीं हो सकता। वरना वो मोदी और शाह की जो तात्कालिक राजनीति है वही जरूरी होती है, उसमें हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, वो जो कहेंगे वही करेंगे। ये असली बात है। ठीक है, विनोद आप जोड़ना चाह रहे थे? मैं 2 चीजें जोड़ना चाह रहा था। एक संदेश आप देखिए, जिस बैठक की आप बात कर रहे थे, जो मेधा से आपने सवाल पूछा था कि राजनाथ सिंह की यहाँ क्यों हुई, अमित शाह की क्यों नहीं हुई, वो भी एक मैसेज है, इसको समझने की जरूरत है। प्रकट रूप से आप कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह सबसे वरिष्ठ हैं पूर्व अध्यक्षों में, इसलिए उनकी यहाँ हुई, लेकिन उसका भीतरी मैसेज महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है, पहली बार किसी अध्यक्ष ने इस पर सवाल उठाया कि संघ की हमें जरूरत नहीं है। कभी जनसंघ के जमाने से लेकर के और किसी अध्यक्ष ने संघ को नकारने का काम नहीं किया। संघ ने इसको आसानी से नहीं लिया है। संघ ने, और उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद जो संघ की आलोचनाएं थी, संघ का मतलब मोहन भागवत जी के बयान आप देखिए, अहंकार, देवता समझने लगे लोग, ये तो सारी चीजें क्या थी, क्या इशारा करती हैं। संघ इस बार अध्यक्ष वही बनाएगा, प्रधानमंत्री से टकराने वाले व्यक्ति को नहीं बनाएगा कि जो प्रधानमंत्री की सहमति होगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, वो यसमैन नहीं बनाएंगे। वो जो अभय जी कह रहे हैं, जो संघ की सुने और जरूरत पड़ने पर सरकार के बारे में भी अपनी राय दे सके। तो मतलब इस बार ये बैलेंसिंग एक्ट के चक्कर में ये मेरा बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़े दबाव में रहने वाले हैं क्या बीजेपी के आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष? कहां पर ये पटकथा दोनों जगह लिखी जाएगी? जैसा मेघा कह रही है, विनोद, कि समन्वय, कंसेंसस इज गोइंग टू बी द कीवर्ड। पर कंसेंसस में भी ज्यादा पुट किसका होगा, नागपुर का, दिल्ली का? Yeah, consensus is a good word, but not easily achievable. देखिए, जिस तरह से किसी भी सरकार या किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अगर उसका सेक्रेटरी ऐसा लगा दोगे जो किसी और को रिपोर्ट करता हो, तो फिर वो सिस्टम चलेगा नहीं। तो इसलिए मेरा ये मानना है, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। तो मेरा ये मानना है कि मुझे एक बड़े वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट ने एक बार बोला था, मैंने पूछा था जब वो आरपी सिंह जो थे वो बोलते थे शिंदे के खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि सेक्रेटरी का रिश्ता मंत्री के साथ मियां बीवी वाला होता है, झगड़ा घर पे होता है जितना होता है, बाहर कलेश नहीं होता है। ऐसा बन सकता है जो भीतर डिसएग्री कर ले, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कोई बात ना कहे प्रधानमंत्री के खिलाफ या संघ के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ। और मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री आज के दिन भी स्ट्रांग इनफ है। और जो अमित शाह जी बने थे वो किस बिना पे बने थे?
वो इसी बिना पे बने थे ना कि प्रधानमंत्री उनको चाहते थे, और चूंकि उनको बना दिया गया तो नड्डा साहब को वेट करना पड़ा, क्योंकि नाम तो उसको नड्डा साहब का चल रहा था, और सडनली अमित शाह जी अवतरित हो गए और फिर वो बन गए। नड्डा जी को इंतजार करना पड़ा, अब नड्डा जी बने और उसके बाद अपना कार्यकाल पूरा किया है। आई थिंक कि नड्डा जी ने जो वो बयान दिया था, मैं उसको एज अ कॉन्स्पिरेसी नहीं देखता। मैं ये समझता हूं कि ही वांटेड टू, बाय थ्रू दैट स्टेटमेंट, वो प्रधानमंत्री को एक सेंस ऑफ कंफर्ट दे रहे थे कि आप सर्वोपरि हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही काम होगा, और कोई ऐसी अथॉरिटी आपके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगी जहां तक हम हैं। लेकिन बाद में वो उन्होंने कोई बयान, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है अभी तक इस बात का, हाँ, कि मैंने ये बात क्यों कही। तो इससे मैं ये निष्कर्ष निकाल रहा हूं, और मैं समझता हूं कि कई बार कई बातें कह दी जाती हैं जो कि पता होता है दोनों पार्टीज को कि क्यों कही गई है, और उनको बता के की जाती है। यहां पर आदेश, क्या इलाकाई कंसिडरेशंस भी आ सकती हैं इस खेल में? हम अभी तक जितने नामों की बात कर रहे हैं वो सब उत्तर भारत के ही हैं। दक्षिण भारत अभी भी कमजोर कड़ी है बीजेपी की। क्या वो जो अप्रत्याशित, वो कोई सरप्राइज एलिमेंट वो दक्षिण भारत से आ सकता है? नहीं, देखिए इसकी संभावना बड़ी कम है। वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि जो 303 की बीजेपी थी घट के 240 पे आ गई, और ये जो 63 सीटें कम हुई हैं इसका जो मेजर हिस्सा है वो उत्तर भारत से है। तो बीजेपी नहीं चाहेगी अभी कि जो उनकी अपनी पिच है वो उसको छोड़ के और दूसरों की पिच पे जाके खेले, क्योंकि दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी और उसके अलाइज जो है वो काफ़ी मजबूत हैं। दूसरा, जब आप लोग चर्चा कर रहे थे इसमें एक बात ये आ रही थी, दरअसल बीजेपी ने मतलब बीजेपी की सरकार ने संघ के सारे जितने एजेंडे थे उनको इम्प्लीमेंट किया है। आज संघ के पास बताने के लिए ये नहीं है कि बीजेपी ने या सरकार ने हमारा ये काम या ये हमारा जो मिशन था, हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, तो वो सब ट्रिपल तलाक कर दिया। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि सारे मुद्दों को इम्प्लीमेंट कर दिया सरकार ने, जिस भी तरीके से किया हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जो मेगा बोल रही थी कि कंसेंसस आएगा तो दोनों तरफ से आएगा, लेकिन जब बीजेपी 240 पे आ गई और नड्डा साहब ने यह कहा कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, तो फिर दोनों तरफ से ही एक दूसरे की दोनों को जरूरत है। अब इस लिहाज से ऐसा लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी की पसंद और संघ की पसंद दोनों के बीच में आप ही के सूबे और से तब जाके आदेश, अध्यक्ष आपको दिखाई देगा। एक दर्शक हैं शौरान, ये सवाल लीजिए। पीसीआर मनीष शौरान है, रोहतक वासी हैं आदेश। वो कह रहे हैं नया अध्यक्ष मोदी शाह और संघ की पसंद का होगा, लेकिन जो अध्यक्ष होगा उसका कोई ज्यादा जनाधार नहीं होगा, असली बॉस मोदी शाह ही होंगे। इसकी शुरुआत तो मैंने स्टार्टिंग में की थी कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष जो रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। तो ये तो देखिए राजनीतिक मजबूरियां हैं तो दोनों पार्टियों की। कोई भी सीईओ नहीं चाहता कि वो पार्टी के ऊपर से अपना कंट्रोल खो दे। तो चाहे स्टार्टिंग से लेकर देख लीजिए, तो शिवराज सिंह चौहान को कैंसिल कर रहे थे, तो क्या मनोहर लाल खट्टर को भी कैंसिल किया जाए? हरियाणा वासी का सवाल था। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो 9 साल 118 दिन रहे, वो भी जोड़ देता हूं मैं। छोटा सा जवाब चाहूंगा। देखिए, मनोहर लाल खट्टर को आप इसमें से हटा नहीं सकते, क्योंकि वो इसलिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी के पुराने सुख दुख के साथी हैं, संघ के साथी हैं, मतलब पुराना उनका इतिहास जुड़ा हुआ है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान अगर इतने प्रिय होते ना तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना के 5 साल के लिए महाराष्ट्र में उनकी ब्रेक लगा दी, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती। लेकिन ये मुख्यमंत्री वाला भी दिलचस्प पेच है क्या? देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री इसीलिए बना दिया गया, मानना पड़ा, मजबूरी हो गया कि नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना पड़ेगा और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री पद से मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया कि भाई बड़ी जिम्मेदारी भी आगे दे सकते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान का जो मैंने मेघा से सवाल पूछा, उड़ीसा में उनको बहुमत मिला, सरकार बनी, मुख्यमंत्री बन सकते थे, नहीं बनाया गया। उसके पीछे भी कोई बड़ी जिम्मेदारी इंतजार कर रही है क्या? सवाल जस का तस है। अलग अलग परतें हमने खोलने की कोशिश की हैं, कुछ और अभी बाकी हैं। आज सीधा सवाल में बस इतना ही।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।